आज की कहानी का नाम है मेरा क्या कसूर। मत मारो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। तुम तो सब जानते थे मेरी परिवार के बारे में। अरुणिमा गिड़गिड़ा रही थी। मुंह खोलती है मेरे सामने। नंगा भूखा तेरा बाप हाथ जोड़कर आया था रिश्ता मांगने। मैंने भी सोचा अकेली लड़की है, कुछ तो मान सम्मान रखेगा, लेकिन नहीं। इज्जत उतरवादी समाज में हमारी। नीलेंद्र आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना आपा खो बैठा है। अंदर से मारपीट की कुछ और आवाज़ें आईं। साथ में सुनाई दी अरुणिमा की दबी घुटी चीख। और थोड़ी ही देर में जैसे सब कुछ शांत हो गया। घर इतना बड़ा न था कि अरुणिमा की ये चीखें बाहर न सुनाई देती हों, लेकिन सबने सुनकर भी अनसुनी दी। नीलेंद्र के माता पिता बाहर बैठे टीवी देख रहे थे और उनका स्वर भी इतना ऊंचा न था कि अंदर की आवाज़ें वहीं घुट जाए, लेकिन दोनों यूं अनजान बने रहे जैसे सब कुछ सामान्य हो। उधर एक कोने में मासूम और सहसा सा पुस्तक पर नजरें गड़ाए बैठा था बाहर 12 वर्षीय अमन। अंदर से भाभी को पीटने की आती आवाज़ उसके कान में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ती। उम्मीद भरी आंख निगाहें माता पिता की ओर जाती। शायद दोनों में से अभी कोई उठकर उसकी भाभी को बचा ले, लेकिन वह दोनों तो भाव विहीन चेहरे लिए टेलीविज़न की ओर ताक के जा रहे थे। शायद कोई सास बहू का सीरियल चल रहा था। अमन का मन उचाट हो चुका है। ना वह अभी कुछ करने लायक था, ना ही उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई था। बेचारा कभी इधर कभी उधर मुट्ठियाँ भींचता हुआ बरामदे के चक्कर काटता रहा। माँ, भैया को कुछ तो बोलो, क्यों मार रहे हैं वो भाभी को। पिछली बार जब भैया छुट्टी आए थे तब भाभी को चिल्लाते कराहते देख माँ से कहा था उसने, चुप कर, ये पति पत्नी का आपसी मामला है और तू अभी बहुत छोटा है इन सब पचड़ों में पड़ने के लिए। माँ ने उसे चुप करा दिया। उसकी समझ में न आया यह कैसा आपसी झगड़ा है जिसमें भाभी को इतनी बुरी तरह मारा पीटा जाता है। वह बड़ा होगा तो ज़रूर पूछेगा भैया से और माता पिता से भी पूछेगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है उनकी जो जीते जागते इंसान को जानवरों की तरह पीटते देख भी चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन ऐसा समय ही ना आया। कहाँ हो पाया वह सामान्य स्थिति में बड़ा। एक दिन स्कूल में ही था कि घर से बुलावा आया और अगले ही दिन वह बाल सुधार गृह में पहुंचा दिया गया। भाभी को मारने और जिंदा जलाने के अभियोग में माता पिता और भाई जेल की सलाखों के पीछे गए तथा वह नाबालिग होने के कारण बच्चों की जेल में। आखिर उसका कसूर क्या था? हाँ, जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने ज़रूर सच सच कह दिया था। अरुणिमा मर चुकी थी, बुरी तरह जलकर। अंतिम चंद सांसों को लेकर अस्पताल पहुंची और आखिरी बयान के रूप में सारा परिवार शामिल था। ये 4 शब्द कहकर उस भयंकरतम पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो गई इस संसार से। इस वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था नीलेंद्र और अरुणिमा का। सामान्य परिवार की अरुणिमा अपने साथ दहेज तो अधिक न लाई, लेकिन रूप गुणों की कमी न थी। नीलेंद्र पास के ही शहर में एक फैक्ट्री में काम करता और महीने 15 दिन में घर के चक्कर लगा ही लेता, लेकिन जब भी आता बस एक ही रट, किस घर में शादी कर दी मेरी। मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी, अब भुगतो। लेकिन जिससे तू शादी करना चाहता था उससे भी कैसे करने देते। तुझे मालूम किस कुल खानदान की थी वो। माँ ने नाराज़गी जताई। नौकरी करती है वह, सारी जिंदगी कमा कर लाती, फिर हम दोनों एक दूसरे को। नीलेंद्र, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इधर उधर की बातें ना सोचो। माँ, हम आज भी एक काम करते हैं और तुम्हारी चुनी हुई यह बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माँ ने जैसे तैसे उसे समझाया और वह अपनी ड्यूटी पर चला गया। बात तो वहीं समाप्त हुई, लेकिन कुछ ही दिन बाद अरुणिमा वैवाहिक जीवन का आरंभिक सुख भी ना भोग पाई। जा,
अपने बाप से कहे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, बस में धक्के खा खा कर परेशान हो गया हूँ। विवाह के कुछ दिन बाद ही नीलेंद्र ने जनवरी की उस कड़कड़ाती ठंड में अरुणिमा को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। बाहर भी निकाला तो मार पीट कर। अरुणिमा के लिए यह शारीरिक से अधिक मानसिक आघात था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति जानने के बाद भी उस पर इस तरह के अत्याचार होंगे। ठंड से गठरी बनी अरुणिमा को सुबह 5 बजे सास ने द्वार खोलकर अंदर किया था, सुबह की चाय बनाने के लिए। दोनों पति पत्नी को 5 बजे ही चाय पीने की आदत थी, लेकिन एक बार भी उससे यह न पूछा कि वह कैसे और क्यों कपकपाती सर्दी में रात भर बाहर रह गई। दहेज अच्छा ना मिल पाने के और सच तो यह है लोभी प्रवृत्ति के कारण उसके प्रति उनकी संवेदनाएं तक मर चुकी थी। अरुणिमा को क्या पता था कि यह तो आरंभ है। संवेदनहीनता क्या, अभी तो ना जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा उसे। इतना झेलती है, क्यों नहीं अपने बाप से मांग लाती जो नीलेंद्र चाहता है। सास ने कुछ ही दिनों पश्चात इस संबंध में मुंह खोला। माँ, आप तो जानती हैं मेरे पिता की स्थिति अच्छी नहीं है। दोनों छोटे भाई पढ़ रहे हैं और उनकी आमदनी भी अधिक नहीं। मेरी हिम्मत भी नहीं होती ऐसा कुछ कहने की। शालीनता से कह गई उसकी बात को तो फिर मर कहकर सास ने समाप्त किया। उसके बाद वह न जाने कितनी बार मरी फिर से जीने के लिए। हर बार सोचती आखिर उसका क्या कसूर। और इसी प्रश्न को मन में लिए संवेदनहीनता व क्रूरता की अंतिम सीमा सहती अरुणिमा ने इस दुनिया से विदा ले ली, लेकिन मरने से पहले दुनिया के सामने मुंह तक न खोला। कल ही रात नीलेंद्र घर पर आया था। रात भर उनके कमरे में मार पीट, नीलेंद्र की गाली गलौज और अरुणिमा के रोने करहाने के दबे घुटे स्वर उभरते रहे। सुबह अमन तो स्कूल चला गया। आज माँ ने उसे नाश्ता कराया था। भाभी कमरे से बाहर भी ना निकली तो उसके अबोध मन में तमाम प्रकार के सवाल तूफान बनकर खड़े थे, और लौटकर आया तो भाभी को देख भी नहीं पाया। तो क्या वह रात को ही जल चुकी थी? अमन के मन में प्रश्न उठा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर एक जीता जाता इंसान पूरी तरह जल जाए, ना चीखे ना चिल्लाए और ना ही जलने की कोई गंध ही फैले, इसका मतलब है उसके स्कूल जाने के बाद ही हुआ है। पड़ोसियों ने बताया, गवाही दी, घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। यह साबित हो चुका था कि उसे कमरे में बंद कर जलाया गया। पति ने जलाया और सास ससुर मूक दर्शक बने देखते रहे। अरुणिमा के अंतिम बयान ने तीनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। उन्हें उम्र कैद हुई और अमन गया बाल अपराधियों के बीच। आखिर भाभी ने क्यों कहा? सब लोग शामिल थे। क्या उन्होंने उसके लिए भी कुछ कहा होगा? शायद नहीं। किसी ने भी उनके दिए बयान में सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। अरुणिमा ने क्या स्वयं सोचा होगा कि उसका यह बयान उस परिवार में उसके एकमात्र हमदर्द और उसके सबसे प्रिय अबोध अमन को भी सलाखों के पीछे ला देगा। यूँ तो अरुणिमा इस घर में कभी भी खुश ना रही, लेकिन नीलेंद्र के छुट्टी आने पर उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ जाती और उन्हीं दिनों में अमन भाभी के आसपास किसी न किसी बहाने से आता और परेशान भाभी को हंसाने का प्रयास करता। यह बात अरुणिमा भी समझती। उसे देख एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर उतर ही आती थी। सुधार गृह पहुंचने के 2 दिन तक उसने भोजन तक ना किया। एक ओर माता पिता और भाई के प्रति मन में नफरत भर गई, तो दूसरी ओर बिना किसी अपराध के जेल में रहने की सज़ा ने मन में और भी आक्रोश भर दिया। भाभी को परेशान करते हुए शर्म नहीं आई थी, जो अब भूखे रहकर नखरे दिखा रहा है। वहीं किसी ने कहा तो वह भड़क उठा, बोला, आपने भाभी को पूछ तो लिया होता कि अमन का भी कसूर है। उससे पूछते
मेरे बारे में तो वह सब सच बता देती, जैसे मैंने सबके सामने उस पर हुए अत्याचार के बारे में बताया था। मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्ला उठा। क्रोध से उसकी आंखें जल उठी। ऐसा कुत्सित झूठ उसे सहन नहीं हो रहा था। तुम्हें अब यही रहना है। अच्छा हो आदत डाल लो, बाल गृह की वार्डन ने उसे समझाया। वह शांत हो गया, लेकिन मन का आक्रोश नहीं गया। समय बीतता गया, उसका बचपन भी यों ही गुजर गया। अब वह 20 वर्ष का हो गया था और बच्चों की जेल में, बड़ों के कैदखाने में था, जहाँ कच्ची उम्र के नासमझ नहीं बल्कि बड़ी उम्र के तथाकथित समझदार गुनहगार रहते हैं। और फिर एक दिन वह छूट गया। किसी गैर सरकारी संस्था ने केस लड़ा था उसका चाल चलन और अपराध के समय की उसकी उम्र को देखते हुए उसे बरी कर दिया गया। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले अमन के 8 वर्ष खो चुके थे और इन 10 वर्षों ने उसे कुंठाग्रस्त बना दिया। माता पिता और भाई से इस हद तक घृणा हो गई कि बाहर आने के बाद एक बार भी उनसे मिलने ना गया। इन्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। भाभी को याद कर उसकी मुट्ठियाँ भीग जाती। इस पूरे संसार में अब वह नितांत अकेला था। जिन्होंने जुर्म किया उन्हें उसकी सज़ा मिली, लेकिन उसका अंतर्मन बार बार उससे पूछता, आखिर कसूर क्या था?